सो भाई यहाँ पे हम बोलते हैं हम आज के इंसान हैं, है ना। हम मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं जिनके पास दिमाग है, जिनके पास नॉलेज है चीजों का। लेकिन ये चीजें सडनली आ गई, है ना, या धीरे धीरे डेवलप हुई। मतलब ह्यूमन बींग्स का सिविलाइजेशन या इवोल्यूशन ये कैसे हुआ अचानक से। तो आज जो हम टेक्नोलॉजी पा रहे हैं, जो हमारी कल्चर है, ये सडनली आ गई नहीं, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो भाई ग्रेजुअल प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुई, तो ये चीजें बहुत फैसिनेटिंग लगती है। हम बहुत ज्यादा फैसिनेट करते हैं। मतलब इवन मैं अपनी बात करूं कि भाई मैं जानना चाहती हूँ कि पहले हम कैसे थे, क्या हम ऐसे ही दिखते थे या अलग दिखते थे, कहाँ से हमारा ओरिजिनेशन हुआ, ओरिजिनेट हम कहाँ से हुए। तो यही सारी चीजें आपके लिए आपकी प्यारी प्यारी कोमल मैम लेकर आ गई हैं। तो आज हम करने वाले हैं ओपी स्टाइल में फटाफट से चैप्टर का क्विक रिवीजन, जिसका नाम है अर्ली ह्यूमन बींग्स एंड बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। इसको फटाफट से यहाँ पे हम देखेंगे जल्द से जल्द, फटाफट में। और बहुत बेहतरीन आपके लिए मैंने स्लाइड्स बनाई है ताकि आपको आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो भाई रेडी रहना अच्छे से। भाई अपनी बुक्स वगैरह निकाल लो, अपने नोट जो है आपकी नोटबुक निकाल लो और नोट डाउन करते जाना। नहीं भी करोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सो मैं कोमल आपका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट चैनल अनअकैडमी एवेंजर्स में, और मैं आपको एसएसटी पढ़ाती हूँ, ये सब आप जानते हैं। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। सो यहाँ पे क्या बात की जा रही है बच्चा, देखो सबसे पहले हमें राइटिंग के इन्वेंशन को समझने की जरूरत है ना। हम कुछ भी बोलते हैं कि भैया पता है ये चीज वहां लिखी हुई थी या ये डेट वहां मेंशन थी, तो हम प्रूफ मानते हैं। अगर मैं बोलूं कि भाई आपको एक इनविटेशन आया है, तो आप बोलोगे अच्छा कहाँ इनविटेशन, कहाँ प्रूफ है। बोलेंगे अरे उसने बोल दिया, तो बोलेंगे नहीं अगर रिटर्न में है तो मैं चलो मानू। तो यही बात है, जब चीजें हमारे सामने रिटर्न में होती है या हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको देख करके हम कह सकते हैं कि हाँ भैया इतिहास में सिविलाइजेशन था, इतिहास में हड़प्पा सिविलाइजेशन की बातें की जाती है, जनपद का पीरियड था, है ना, या क्लाइमेटिक चेंजेस हुए थे, तो हमें कैसे पता चलता है, यही राइटिंग के सिस्टम से। तो अगर हम बात करें, जब राइटिंग सिस्टम नहीं होता था, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई लिखने वाला नहीं है, कोई लिटरेरी सोर्स नहीं, तो तब कैसे पता चलेगा। तो वही हम डिफरेंस जानेंगे कि बिफोर क्या सिनेरियो था और आफ्टर क्या सिनेरियो था। अगर हम बात करें हमारी ह्यूमन हिस्ट्री की, तो लगभग जो हमारे इंसानों का इतिहास रहा है 99% से ज्यादा, अगर हम मतलब 99% से अगर इसकी बात करें, ऑलमोस्ट इसका इतिहास 3 मिलियन 5000 ईयर्स अगो की अगर हम बात करें, तो ये ह्यूमन हिस्ट्री कवर कर चुकी है, जो हमारे पास राइटिंग में है ही नहीं। अब हमारे पास जिसके बारे में राइटिंग में है, तो वो कितना कवर करता है, लगभग 1%। जो आखिरी के पास 5000 सालों का डेटा हमारे पास है, तो वो हमें रिटर्न में मिल जाएगा, ठीक है। अब मेन सोर्स, अब ये जो जो चीजें हैं, मतलब जो भी हम बोल रहे हैं कि इतने सालों पहले तक इंसान ऐसे आए थे, क्या आए थे, तो वो भी कैसे पता चल रहा है, तो वो हमें मटेरियल आर्टिफैक्ट से ही मिल पा है। मटेरियल आर्टिफैक्ट्स मतलब ये जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह है, मटेरियल्स, पॉटरी वगैरह, जो भी उस जमाने के मटेरियल्स यूज हुआ करते थे, हथियार, टूल्स वगैरह, उनके थ्रू जो हमें पता चल रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि भैया हाँ ये सोर्स है इतिहास का। लेकिन जब बाद का टाइम की अगर हम बात करें, जब बाद के पीरियड की बात करें, जब राइटिंग आ गई थी, तो हमें मटेरियल आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ, रिमेन्स के साथ साथ, हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स में भी पढ़ने को मिलता है कि भैया हाँ ऐसा सिविलाइजेशन था, जनपद थे, महाजनपद थे, एम्पायर्स थे, ये राजा है वो राजा है। कैसे पता चलता है, इन दोनों चीजों के थ्रू। मतलब अगर हम बात करें बिफोर राइटिंग हमें कैसे पता चलता था, सिर्फ मटेरियल आर्टिफैक्ट्स के थ्रू। लेकिन आफ्टर राइटिंग की बात करें तो सिर्फ मटेरियल रिमेन्स से हमें पता चलता था। अब लाइफ्स ऑफ पीपल, इस टाइम पे लोगों की जिंदगियां कैसी होती थी, तो हार्ड टू अंडरस्टैंड थॉट्स एंड आइडियाज। अब जिस चीज के बारे में मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो मैं उनके बारे में से जान कैसे पाऊंगी ना। मैं कैसे जान पाऊंगी वो क्या सोचते थे, मैं कैसे जान पाऊंगी क्या करते थे वो। तो हार्ड था समझना उनकी चीजों को। अब अगर हम बात करें, लेकिन जब हमारे पास एविडेंस है, नाम है, कल्चर है, तो हम पता कर सकते हैं उनके बारे में। मतलब रिटर्न फॉर्म में अगर हमारे पास डेटा है, तो यस हम उनका नाम, उनके इवेंट्स, हर चीज के बारे में जान सकते हैं। मतलब कोई इंसान है जिसकी कोई रिटर्न इन्फो मेरे पास है ही नहीं, कोई इन्फो ही नहीं है, मैं कैसे बताऊंगी कि यार वो इंसान ऐसा होगा या ऐसा सोचता होगा। जब मेरे पास उसके बारे में कोई इन्फो होगी तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगी। क्लियर हो गया, आया समझ में। टाइम मेजरमेंट की यहाँ पे बात करें तो अप्रोक्सीमेट डेटिंग, देखो पता लगाया है लेकिन अप्रोक्स है, कुछ एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पे बात करें तो एक्यूरेट डेटिंग हमें पता है, बिल्कुल स्पेसिफिक इवेंट्स के साथ, कि हम कह सकते हैं कि भाई हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन कब पीक पे था, तो 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन पीक पे था, है ना। हमारे चंद्रगुप्त मौर्य कब के टाइम के थे, तो 321 बीसी के टाइम पे थे। हमें कैसे पता, रिटर्न फॉर्म में हमारे पास है ना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, तो 1526 में हुई थी। कैसे पता, क्योंकि हमारे पास वो डेटा है उस वॉर के बारे में, उनके राजाओं के नाम के बारे में, है ना, ये सारी चीजों के बारे में। तो बिफोर क्या था, आफ्टर क्या था, ये हमने देखा। देखो बच्चा मैं साइड में इसलिए हो जा रही हूँ ताकि जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सके। ओके, आराम से समझते चलेंगे, जल्दीबाजी नहीं। अब अर्ली राइटिंग सिस्टम,
पहले के टाइम में राइटिंग सिस्टम कैसा था? अब जब हम किसी चीज को पता लगा रहे हैं तो राइटिंग सिस्टम कैसा होगा? क्या हमारी तरह लिखते थे? भाई इनकी अपनी स्क्रिप्ट थी। अब अगर बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम की जो स्क्रिप्ट थी या लिपि जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो सिंधु लिपि लिखी जाती थी, जो कैसी होती थी? पिक्टोग्राफिक, और आपको ये सील्स, पॉटरी और अनडिसाइफर्ड, मतलब ये पिक्चर के फॉर्म में आपको दिखेगी। आप इनके जो है ये देखोगे ना, ये जो भी लिखे कैरेक्टर्स, ये आपको ना पिक्चर जैसे लगेंगे, जैसे आप कोई इमेज देख रहे हैं, ठीक है? तो पिक्टोग्राफिक रहती थी। और ये आपको कहाँ मिलेगी? जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम की जो भी स्टील्स है, मतलब मोहर है ना, या आप कह सकते हो पोट्री वगैरह, उसमें मिल जाएगी। और ये अनडिसाइफर्ड है। अनडिसाइफर्ड का मतलब होता है जो अभी तक डिकोड नहीं की गई है, जिसके बारे में अभी तक पता नहीं लगाया गया है, मतलब अभी तक हम इसको पढ़ नहीं सकते कि इन्होंने क्या लिखा, ठीक है? फिर अगर हम बात करें यूनिफॉर्म की, तो ये इस टाइप की स्क्रिप्ट होती है, सुमेरियन स्क्रिप्ट, जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के टाइम पे हमको देखने को मिलती है। और ये डिसाइफर्ड है। डिसाइफर्ड मतलब इसको पढ़ सकते, इसको हिस्टोरियंस ने पढ़ना सीख लिया, इसके बारे में पता लगा लिया कि इसमें क्या लिखा है, वो पढ़ पाएंगे कि भैया ये क्या लिखा है। और ये कैसे शेप की होती है? वेज शेप की होती है। वेज मतलब वो होता है, आप जैसे आयरन नहीं, कील होती है ना, कील, तो आप देखोगे कील जैसी लग रही है, जैसे कील का शेप आप देख रहे हो, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखती है। क्लियर हो गया बच्चा? आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। हीरोग्राफिक की बात करें तो इजिप्शियन स्क्रिप्ट है ये, इजिप्ट की स्क्रिप्ट है, इजिप्शियन स्क्रिप्ट है, और ये डिसाइफर्ड है। डिसाइफर्ड मतलब इसको हम पढ़ सकते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, मतलब जिनको आता है बेसिकली वो पढ़ सकते हैं। डिसाइफर्ड है, डिकोड कर दी गई है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट की बात करें तो ये इंडिया में यूज हो रही थी 400 बीसी के टाइम में, और इनको फॉर्मलाइज किसने किया था? एम्परर अशोका ने, है ना, जो हमारे महाराज जो है सम्राट थे, सम्राट अशोका, उनके टाइम पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट का अच्छा खासा यूज उनके इंस्क्रिप्शंस, उनके एडिक्ट्स में देखने को मिलता है। तो ये प्रॉपर यूज में कब आई थी? 400 बीसी के टाइम पे, किसके थ्रू? अशोका महाराज के थ्रू। क्लियर हो गया? तो 4 टाइप की स्क्रिप्ट हमने देखी, हमने क्यूनिफॉर्म देखी, हमने जो है हड़प्पन लिपि की हम बात करें, यहाँ सिंधु लिपि की बात करें वो देखी, हीरोग्राफिक इजिप्शियन जो है स्क्रिप्ट हम कह सकते हैं, और ब्राह्मी लिपि को देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब व्हाई शुड वी स्टडी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री? क्या जरूरत है? क्यों पढ़ना चाहते हैं अपने इतिहास को? भाई मैं बोलूंगी ना यार, को किसी भी एक्टर कोई फेमस हो जाता है तो उसका इंटरव्यू होता है, तो हम बोलते हैं ना, अरे आप बताइए, आप अपनी जर्नी को बताइए कि आप कैसे 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 करके आज इस मुकाम तक पहुंचे। तो ऑब्वियसली हम जानना चाहते हैं कि ये चीजें कैसे हुई, कैसी प्रोसेस हुई, तो हम अपने इतिहास को भी तो जानना चाहेंगे ना, कि भाई हम कैसे आए। तो अगर हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बोले, बायोलॉजिकल मतलब आज जैसे हम दिखते हैं, जैसा हमारा दिमाग है, जैसा हमारा फिजिकल अपीयरेंस है, जैसे हमारे जीन्स है, क्या पहले भी वैसे थे या बदले हैं? तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करें तो जो हमारी सदर्न प्राइमेट, सदर्न मतलब अफ्रीका में जो साउथ पार्ट में, अगर हम बात करें सदर्न प्राइमेट्स ने बोला जाता था, एप्स मतलब जो थोड़े चिंपांजी टाइप के दिखने वाले लोग थे, थोड़ा सा वैसे दिखते थे, उनसे यहाँ पे शुरुआत की जाती है ना, मतलब वन ऑफ द अर्लीस्ट हम कह सकते हैं, ग्रेजुअली इवॉल्विंग इनटू मॉडर्न ह्यूमन। धीरे धीरे ये मॉडर्न ह्यूमंस में बनना तैयार हुआ, है ना, होमोसेपियंस जिन्हें बोलते हैं, मतलब तैयार एज ए मतलब इवॉल्व होना शुरू हुआ। शुरुआत यहाँ पे कहाँ से देखने को मिल रही है हमें? सदर्न प्राइमेट से, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेंसिस, है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेंसिस। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में होगा, कोई नहीं भाई, हम भी ये टर्म्स अलग अलग अजीबोगरीब पढ़ रहे हैं, पढ़ी हमारे काम के है। कल्चरल इवोल्यूशन की बात करें तो अडेप्टेशन ड्यूरिंग द क्वाटरनरी पीरियड लास्ट 26 लाख इयर्स थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फार्मिंग। अब भाई कल्चर भी तो इवॉल्व हुआ है, सिर्फ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्यों देखें? हमारा जो कल्चर पहले कैसा था, क्या हम सेम कल्चर आज फॉलो करते हैं? या जो आज हमारा कल्चर है सेम 100 साल बाद वैसा होगा? नहीं, बदल चुका होगा। तो वो कैसे इवॉल्व हुआ? तो टेक्नोलॉजी कैसी आई? पहले तो भाई कच्चा मांस खाते थे, कैसे हंटिंग गैदरिंग सीखी, फार्मिंग करा, टाउन्स बनी, सिटीज बनी, कैसे बना ये सारी चीजें, कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, मतलब हंटिंग गैदरिंग से फार्मिंग तक का सफर। तो ये क्या है? ये आपका कल्चरल चेंज ही तो है। और अडेप्टेशन कहाँ से लिए जाते हैं? क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड का मतलब होता है बच्चा, जो 26 लाख ईयर्स, जो लास्ट 26 लाख का टाइम है, जिसमें आज का प्रेजेंट भी इन्वॉल्व होता है, ये हमारा चल रहा है क्वाटरनरी पीरियड। ठीक है, तो हम कैसे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में जानते हैं? पहले तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की, कहाँ से हम बने, कहाँ से आए, उसके बाद हमारे कल्चरल इवोल्यूशन कैसा हुआ, माइग्रेशन। अब यहाँ पे जो हमारे पूर्वज थे वो माइग्रेट हुए अफ्रीका से, मतलब उनका ओरिजिनेशन हुआ अफ्रीका से, ओरिजिन हुए, और वहां से वो फैल गए ऑल ओवर द वर्ल्ड। अर्लीस्ट एंसेस्टर्स इवॉल्व इन अफ्रीका, यहाँ पे लिखा है हमारे जो पहले के एंसेस्टर्स थे वो कहाँ पे इवॉल्व हुए थे? वो इवॉल्व हुए थे अफ्रीका पे। ठीक है, होमो इरेक्टस, यहाँ पे क्या बात की जाती है? जो हमसे पहले के हैं उनको बोलते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस हमारे एंसेस्टर है जो माइग्रेट हुए थे लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो विद हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स। ये अपने साथ भाई ऑब्जेक्ट्स भी तो लाएंगे, जानवरों को मारने के लिए, बचने के लिए, खाने के लिए, अपने साथ ऑब्जेक्ट्स तो रखेंगे, तो स्टोन टूल्स इनके पास रहते थे।
हाथों में पकड़ने वाली वो ऐसी कुल्हाड़ी जैसी पत्थर की, या पत्थर के वो मांस वास काटने के, जानवर के बोन्स काटने के लिए वो ऐसे पत्थर के क्लीवर्स जैसे, जिसको ये लोग एज को बिल्कुल शार्प करके रखते थे ताकि मांस मीट को काटने के काम आए, ठीक है। और ये कैसे एंसेस्टर्स है? बाइपेडल। बाइपेडल मतलब जो चल सकते थे दो पैरों पे, इस तरीके से हमारे एंसेस्टर्स थे, ठीक है। तो यही जो है होमो इरेक्टस अफ्रीका के बाहर निकले और फैले हमारे एशिया, हमारे यूरोप, इस तरीके से। होमो सेपियंस की यहाँ पे बात करें तो होमो सेपियंस हमारे इवॉल्व हुए थे लगभग 3 लाख ईयर्स अगो। कब इवॉल्व हुए थे? लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में, और फिर वहां से ग्लोबल वर्ल्ड में माइग्रेट हुए। लगभग 1,25,000 ईयर्स अगो की बात है, 1,25,000 ईयर्स अगो की बात है। तो तब ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्लोबली इवॉल्व हुए। मतलब होमो इरेक्टस तो अफ्रीका से बाहर निकले, लेकिन होमो सेपियंस हमारे हमारे कहाँ बाहर निकले? ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैलने लग गए थे। इन्होंने बोला नहीं देखो, हम दिमाग वाले लोग हैं तो हम सब जगह फैलेंगे, इस तरीके से यहाँ पे चीजें हुई। तो ऑब्वियसली कितना फैसिनेटिंग है, हमें अच्छा लगता है हमारे इतिहास को जान करके। क्लियर हो गया बच्चा? आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बताओ, आया समझ में? चलो, ओके, क्लियर है। चलो, रुको, ये, हाँ जी, ये कहाँ है? यस, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए कैसे डिस्पर्स हो रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं मतलब हमारे कैसे ये जो होमो इरेक्टस है अफ्रीका से निकल के, लगभग ये 2 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, अफ्रीका से निकल के इनका पोटेंशियल रूट है, ये येलो कलर में जो लाइंस जा रही है, कि कहाँ कहाँ इन्होंने रूट अपनाया है। तो यहाँ पे अफ्रीका से निकल के एशिया, फिर यहाँ से कैसे कैसे वो यूरोप जा रहे हैं, कैसे वो उन्होंने अपना रूट लिया, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे क्या था अफ्रीका में, क्या बोला जा रहा है, सहारा और अरेबिया, वो ये वेटर था ड्यूरिंग इंटरग्लेशियर। मतलब ये एरिया कैसा था? बहुत वेट रहता था, पानी पानी सा, बारिश हो रही है ना, ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले आइस एज था, आइस एज के बाद में क्या हुआ, क्लाइमेट गर्म हुआ, वार्म हुआ, तो आइस पिघलने लग गई, तो ये एरिया में जो ओशन लेवल, सी लेवल बढ़ने लग गया, तो एरिया कैसा हो गया, वेटर हो गया, ठीक है। यही यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। चलो, कैसे कैसे ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल रही, हमें चीजें दिखाई दे रही। हु वर आर ह्यूमन एंसेस्टर्स? सबसे पहले हमें समझना चाहिए हमारे ह्यूमन एंसेस्टर्स थे कौन। तो देखो, ओल्ड वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, जो अफ्रीका, एशिया, यूरोप में रहने वाले सेटलमेंट, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई, तो उनको ओल्ड वर्ल्ड बोला जाता है। होमिनियंस किन्हें बोला जाता है? जो टूल्स बनाते हैं, टूल मेकर्स, मतलब वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिम्ब स्टार्टिंग 3.3 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब वो अपने साथ, लिम्ब मतलब एक बॉडी पार्ट अलग से, तो क्या अलग अलग से बॉडी पार्ट लगाते थे, उगाते थे, बनाते थे? ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे क्या करते थे, अपने साथ टूल्स लेकर चलते थे, है ना। वो टूल्स इनके लिए एक्स्ट्रा, मतलब बॉडी पार्ट जैसा, मतलब सही बात है, अगर पुराने जमाने में ना गन है ना कुछ भी नहीं, खुद को जानवरों से प्रोटेक्ट करना है, या आपको खाना खाना है, शिकार करना है, तो आपके पास ये टूल्स होने चाहिए ना। तो होमिनियंस बोला जाता था, टूल मेकर्स। रिकंस्ट्रक्शन सोर्सेस, अब इनके बारे में पता कैसे चलता है? तो हमें फॉसिल्स, मतलब जो रिमेन्स है ना, जो स्टोन्स में टर्न हो जाते, कन्वर्ट हो जाते हैं सालों में, है ना, या बरीड स्टोन टूल्स जो भी जमीन के अंदर बरीड हो गए हैं, उनको खुदाई करके जो मिलते हैं, उनसे हमें इनके बारे में, इनके अवशेषों के बारे में, इनके इतिहास के बारे में बच्चा पता चलता है। क्लियर हो गया हमारे ह्यूमन एंसेस्टर्स कौन थे? आराम से पढ़ रहे हैं, साइड में इसलिए हूं, वरना बोलोगे मैम आप तो दिख ही नहीं रही, ताकि स्लाइड दिखे। आगे बढ़ते हैं। अब इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो सबसे पहले होमो हबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद आपके आए निएंडरथैलेंसिस, उसके बाद आए हम होमो सेपियंस। देखो, होमो हबिलिस कहाँ रहते थे? रहते थे ओल्ड वही गोर्ज में, है ना। यहाँ पे ओल्ड वही जो एक गॉर्ज था तंजानिया, केनिया में, लगभग 2 से 6 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। ये क्या बनाते थे? चॉपर स्टोन, चॉपर्स मतलब वो जानवर वगैरह को काटने के लिए, चॉप करने के लिए स्टोन टूल्स तो भाई जरूरी ही था, पहले कोई हथियार थोड़ी थे, पत्थरों के हथियार बनते थे। तो ये होमो हबिलिस, उसके बाद इवॉल्व हुए, ये बने होमो इरेक्टस, है ना, जो ईस्टर्न अफ्रीका, रिफ्ट वैली में आपको मिलेंगे, लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। ये हैंड एक्सेस, हाथ में पकड़ने वाले जो है, कुल्हाड़ी वगैरह बनाते थे, क्लीवर्स बनाते थे, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। वो ऐसे पत्थर चौड़े चौड़े जो मांस वास काटने के काम आते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं होमो निएंडरथैलेंसिस, जो यूरोप में रहते थे और साउथ वेस्ट एशिया में रहे लगभग 40,000 सालों पहले तक। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? देखो, यहाँ पे ये थे जो अफ्रीका से पहले बाहर निकले, ये अब आपको मिलेंगे साउथ वेस्ट एशिया और यूरोप में, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, होमो इरेक्टस अफ्रीका से निकल के एशिया गए, यूरोप गए, अभी पढ़ा था, तो यहाँ पे ही मिलेंगे। मेड मिडिल पैलियोलिथिक फ्लिप टूल्स, इन्होंने क्या बनाया था? फ्लिप टूल्स बनाए थे, मतलब बड़े रॉक्स, पत्थरों को तोड़ के छोटे छोटे टूल्स यहाँ पे मिनी मिनी स्टोन से इन्होंने बनाए, जो इनके काम ही आते थे, ठीक है। तो ये थे होमो निएंडरथैलेंसिस। उसके बाद आते हैं लिविंग ह्यूमंस, जिनको होमो सेपियंस बोला जाता है, और ये ऐसी स्पीशीज है जो आज अर्थ में रह रही है, यानी हम और आप, हम सब, ठीक है। तो इस तरीके से हम इवॉल्व हुए, ए बी सी डी, फिर से बोल रही हूँ, होमो हबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस और
जो है होमो सेपियंस की यहाँ पे बात की जा रही है। अब आप इनके स्कल को देखोगे तो स्कल का शेप भी बहुत अलग, स्कल का शेप भी अलग, मतलब पहले के लोगों का दिमाग हमसे छोटा और हमसे कमजोर था, कमजोर एज इन हमारे जैसा नॉलेजेबल लोग नहीं थे, तेज दिमाग वाले लोग नहीं थे, और दिमाग भी इनका छोटा रहता था। धीरे धीरे दिमाग बढ़ा, इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, आज हम यहाँ है प्रेजेंट। क्लियर हो गया? चल आगे बढ़ते हैं। पीरियड्स इन अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री वर आर ह्यूमन। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पीरियड्स क्या है जहां पे हम जी, चाहे स्टोन एज चल रहा हो, चाहे न्यू स्टोन एज चल रहा हो, चाहे मीजोलिथिक पीरियड है, चाहे चाल्कोलिथिक या ब्रॉन्ज पीरियड की बात करें, आयरन एज की। तो पेलियोलिथिक आपकी ओल्ड स्टोन एज है, उसके बाद आपकी मिडिल स्टोन एज, मीजोलिथिक जिसमें आपको माइक्रोलिथ्स मिलते हैं, है ना, छोटे छोटे पत्थर। फिर आती है आपकी न्यूलिथिक एज, जहां पे आप देखो कि कैसे हंटिंग गैदरिंग से लोग फार्मिंग पे आए। उसके बाद आप चाल्कोलिथिक कॉपर और स्टोन एज देखोगे, उसके बाद आप ब्रॉन्ज एज देखोगे कि ब्रॉन्ज कैसे जो है कहां से उस टाइम को, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, अदर सिविलाइजेशन में देखोगे। फिर आयरन एज कैसे आती, कैसे आयरन का इस्तेमाल यहाँ पे बढ़ा। चलो ये देखिए, ये पैलियोलिथिक साइट है, ये पूरी आपकी रेड डॉट है, ये आपकी जो है पैलियोलिथिक साइट है, ठीक है, ऐसे ये पूरी। यहाँ पे आप देखोगे लोअर मिडिल अपर, ये सारी मेंशन है माइक्रोलिथिक। ये आपकी ब्लैक कलर की मीजोलिथिक साइट है ना, मीजोलिथिक साइट आपको मिलेगी। फिर आपकी यहाँ पे नियोलिथिक साइट, नियोलिथिक साइट आपको बिल्कुल ये जो एम्प्टी ऐसे सर्कल डिवाइड कर, क्लियर हो गया? तो ये आप खुद पॉइंट आउट इसको कर सकते हो। अब थोड़ा सा पैलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज को समझ ले कि इस टाइम पे होता क्या था। यहाँ पे क्या होता था भाई, सिंपल सीधे साधे लोग, छोटा दिमाग, ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, तो ये लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे। इनका लाइफस्टाइल कैसा था भाई, वही शिकार करके खाना, कच्चा मांस वाले जानवरों को, या फायर वगैरह भी धीरे धीरे सीख गए होंगे, तो ये सारी चीजें। सब कॉन्टिनेंट साइट्स इंक्लूड अतिरपक्कम, जो तमिलनाडु में 1.5 टू 1.7 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, और इसामपुर जो कर्नाटका में लगभग 1.2 मिलियन ईयर्स। मतलब सब कॉन्टिनेंट में इनकी साइट्स कहाँ मिलती है पैलियोलिथिक के, तो कुछ प्रूफ है जो इतने पुराने लगभग 1.5 टू 1.7 मिलियन ईयर्स ओल्ड तक है ना। तो अतिपक्कम आपको मिलती है तमिलनाडु में, इसामपुर जो कर्नाटका में मिलती है। टूल्स इवॉल्व फ्रॉम क्वार्टजाइट लाइमस्टोन हैंड एक्सेस। अब टूल्स बन किन से रहे, किसी चीज से तो बन रहे होंगे, किसी टाइप के पत्थर से तो बन रहे होंगे। तो लाइमस्टोन या क्वार्टजाइट एक टाइप के पत्थर से, है ना, ऐसे स्टोन से, जिनसे ये लोग जो है हाथों वाली कुल्हाड़ी, क्लीवर्स जो मैं समझा चुकी हूँ, है ना, और चॉपर्स बनाते थे, है ना, जो स्क्रैपर्स, जो जानवरों की बॉडी को स्क्रैप करने के लिए, काटने के लिए, जिन चीजों का या पॉइंट वो करने के लिए यूज होता था, ठीक है। तो इन पत्थरों को वो यूज करते थे, क्वार्टजाइट और लाइमस्टोन। इन्होंने बो को इन्वेंट करा, है ना, बो, एरो, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स, ऐसी ब्लेड्स जो दोनों तरफ से धार हो, जिसमें, है ना, जैसे हम बोलेंगे ना, एक ऐसा नाइफ जिसमें दोनों तरफ से धार हो, ठीक है। तो इस तरीके से, अब यहाँ नाइफ तो नहीं, लेकिन स्टोन को बोलेंगे, ब्लेड्स को बोलेंगे। डेवलप केव पेंटिंग्स, यहाँ पे आपको केव पेंटिंग्स दिखेगी कि कैसे केव्स पे, गुफाओं में पेंटिंग्स करते थे, बॉडी में पिगमेंट्स कलर वगैरह लगाते थे, है ना, और बीड्स वगैरह बनाते थे, वो मनके के दाने छोटे छोटे गोल, अलग 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 कलर के शेप के आपको मिल जाएंगे, कलरफुल, ठीक है। तो वो सारी चीजें इस टाइम पे होने लग गई थी, तो बेसिकली हंटिंग गैदरिंग करते। फिर हम बात करेंगे, देखो ये क्लीवर्स और हैंड, है ना, ये इनकी इमेजेस यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, मीजोलिथिक हंटर गैदरर्स। यहाँ पे क्या था कि आपको थोड़ा सा क्लाइमेट वार्म दिखे, मतलब पहले हमने पढ़ा था कि ठंडा मौसम रहता था, आइस टाइप का, क्लाइमेट वार्म हुआ लगभग 12,000 सालों पहले की बात करें। अब क्लाइमेट वार्म होगा, फॉरेस्ट बनने लग गए, ग्रासलैंड्स अच्छे हो गए, है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुई, यानी पॉपुलेशन बढ़ गई। अब यहाँ पे आपको माइक जो है माइक्रोलिथिक, यानी छोटे छोटे स्टोन टूल्स आपको दिखेंगे, है ना, जिस स्टोन टूल्स के थ्रू फिशिंग अच्छी होने लगी, और फिशिंग ही यहाँ पे इनका मेन जरिया रहा लाइवलीहुड अर्न करने का, कमाने का, है ना, मतलब खाने पीने का, रहने का, जीने का मेन इनका जो है क्राइटेरिया फिशिंग बन गया, है ना। छोटे छोटे स्टोन टूल से जो फिशिंग करते थे। फ्रीक्वेंट ऑक्यूपेशन ऑफ रॉक शेल्टर्स, प्रोमिनेंट आर्ट साइट एट भीमबेटका एमपी। और यहाँ पे रॉक शेल्टर्स आपको दिखेंगे, है ना, कैसे रॉक के अंदर शेल्टर बना रहे, जहां भी जा रहे हैं ऐसे रॉक के अंदर छुप गए भाई, आंधी तूफान वगैरह से बचने के लिए, है ना। अब रॉक्स के अंदर है तो वहां पे लोग जो है चित्रकारी वगैरह कर रहे हैं, पेंटिंग्स कर रहे हैं, जो आपको भीमबेटका एमपी उसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो अच्छे से मिलेगा, ठीक है। ये देखिए कुछ माइक्रोलिथिक टूल से और बोन पॉइंट्स किस तरीके से बनाए हुए हैं, है ना, और ये टूल्स इनसे बन रहे हैं, ये देखिए, क्लियर हो गया। और ये देखिए आपकी केव पेंटिंग, है ना, कैसे केव पर पेंटिंग करी, ये देखिए जानवर एक तरीके का इन्होंने बनाया हुआ है, तो गुफाओं में बैठ करके ये लोग पेंटिंग वगैरह करते थे, ठीक है। चलो, और जो आपकी भीमबेटका मध्य प्रदेश में। न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन, न्यू स्टोन एज। अब आती है आपकी न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज में बात करें कि ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ हंटिंग गैदरिंग से, अब फूड प्रोडक्शन शुरू हो गया, है ना, प्लांट एनिमल को पालने लगे, एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया, और हस्बेंड्री मतलब जानवरों, कैटल रियरिंग वगैरह शुरू हो गई। मतलब इन्हें समझ में आया कि कब तक ही हंटिंग गैदरिंग करेंगे भाई, अब हम जानवरों को पालेंगे और इससे जानवर आएंगे जिनसे हमें उनका मीट
या दूध वगैरह मिलेगा, है ना। उनको ये चीजें समझ आई, जानवरों को हम जो है फार्मिंग में यूज कर सकते हैं, अदर कामों में यूज कर सकते हैं, है ना। उन्हें समझ में आया कि हम जो है खेती बाड़ी कर सकते हैं, अब फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली अब वो जैसी ऐसी जिंदगी जी रहे थे ना, इधर उधर जाने वाली, अब वो एक सेटल्ड लाइफ जिएंगे, क्योंकि अब खेती बाड़ी करेंगे, जानवर पालेंगे, तो एक ही जगह रहना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में फसल उग जाएगी, पॉसिबल नहीं। टूल्स मेड फॉर प्रोसेसिंग फूड, अब ये लोग फूड को प्रोसेस करने के लिए टूल्स बनाने लगे, है ना। अर्दनवेयर पॉटरी बनाने लगे, मिट्टी के घड़े वगैरह बनाने लगे, ताकि इनमें खाना पका सके, है ना। और इसी टाइम पे आपको परमानेंट विलेज सेटलमेंट भी मिलता है, मतलब ऐसे गांव मिलेंगे जहाँ पे सेटलमेंट्स आपको मिलेंगे, है ना, घर वगैरह लोग बसाने लग गए थे, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया था कि अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं, जानवर पाल रहे हैं, तो हमें एक जगह पे टिकना पड़ेगा, सेटल एग्रीकल्चर मतलब सेटलमेंट यहाँ पे होना पड़ेगा। ये देखिए नियोलिथिक स्टोन टूल्स है आपके, नियोलिथिक टाइम के जो स्टोन टूल्स यूज किए जाते थे नियोलिथिक पीरियड में। तो बेसिकली आपने क्या देखा, पैलेलिथिक की बात करें तो हंटिंग गैदरिंग, है ना। मीजोलिथिक की बात करें तो ट्रांजिशन पीरियड है, कि कैसे क्लाइमेट वार्म हुआ, कैसे हंटिंग गैदरिंग से धीरे धीरे उनकी दिमाग बढ़ रहा है, तो वो ग्रासलैंड्स वगैरह बनने लग गए, कैसे वो लोग अब फूड प्रोसेसिंग में जाएंगे। और नियोलिथिक में प्रॉपर आपको सेटल विलेज ऐसा मिल जाएगा। अब चालकोलिथिक यानी कॉपर स्टोन एज, जिसमें कॉपर स्टोन का यूज हो रहा है, तो को यूज ऑफ कॉपर एंड स्टोन, मतलब कॉपर और स्टोन दोनों टूल्स का यूज हो रहा है ना। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स वगैरह, टूल्स, ऑब्जेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उनको शेप वगैरह दिया जा रहा है, उनको क्रिएट किया जा रहा है। ब्रॉन्ज एज यानी ब्रॉन्ज मेटलर्जी, है ना। ब्रॉन्ज मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, मेटलर्जी का मतलब होता है जैसे आपके जो भी मेटल्स हैं उनको जो है पिघलाकर उनको अलग अलग शेप्स देना, है ना, उनसे चीजें बनाना। तो कॉपर प्लस टिन से ये लोग क्या बनाते थे, ब्रॉन्ज। कॉपर और टिन को प्लस करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, तो क्या बनेगा, ब्रॉन्ज बनेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको अर्ली सिविलाइजेशन की ग्रोथ इस जमाने में देखने को मिलती है, टाउन्स बने, ट्रेड वगैरह एक्सपांड हुआ, स्पेशली आपके हड़प्पा टाइम को, हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम को ब्रॉन्ज का भी टाइम बोलते हैं। आयरन एज की बात करें तो यहाँ पे आयरन स्मेल्टिंग, यानी आयरन को पिघला करके उससे बनने वाले टूल्स, वेपन्स बनने लग गए, चाहे आप वॉर की बात करें, चाहे आप खेती बाड़ी के लिए प्लाव वगैरह की बात करें, है ना, टूल्स की बात करें, जो कि अच्छे भी रहते थे, तो इससे भी सोसाइटी को फायदा हुआ। तो धीरे धीरे अलग अलग इवेंट्स यहाँ पर हुए हैं। तो कैसे 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 ब्रॉन्ज, आयरन, उससे पहले कॉपर, हम कैसे हंटिंग गैदरिंग करते थे, फिर क्लाइमेट चेंज हुआ, कैसे हम फार्मर्स बने, सब समझ में आया प्रोसेस। कैसे हम क्या थे पहले, होमो हबिलिस, उसके बाद कैसे होमो सेपियंस बने, सारी प्रोसेस समझ में आई। तो कितनी फैसिनेटिंग है, मजा आता है, लगता है क्यूरियोसिटी खत्म होती है कि कैसे भाई। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते। नियोलिथिक पीरियड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, अब हमारे इंडिया में नियोलिथिक पीरियड का क्या सिनेरियो था, कैसा था। तो मेहरगढ़ जो बोलन रिवर है ना, पाकिस्तान के पास है ना, बोलन रिवर पाकिस्तान, कौन सा कलर ले, चलो ये वाला ले लेते हैं, पाकिस्तान। ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट, ये आपकी सब मतलब कह सकते हैं पुरानी, बहुत पुरानी नियोलिथिक साइट है, जो लगभग 7000 बीसीई, है ना, इतनी पुरानी है। और यहाँ पे आपको मिट्टी के और ईंटों के बने हुए घर मिलेंगे, ग्रैनरीज मिलेगी, ग्रैनरीज जहाँ पे आप अनाज स्टोर करते हो, स्टोन से बने हुए आपको गहने मिलेंगे, ऑर्नामेंट्स मिलेंगे। कल्टीवेटेड वीट, ये यहाँ पे लोग क्या उगाते थे, वीट उगाते थे, बार्ले उगाते थे, और जेबू केटल को रेस करते थे। जेबू केटल मतलब एक टाइप का ऐसा बैल जिसका कुब्बड़ ऐसा उठा हुआ था ना, इस तरीके से। मेटल ट्रांजिशन की बात करें तो यहाँ पे कॉपर से बने हुए ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते थे मेहरगढ़ वाले लोग, लगभग 4000 बीसी के अराउंड की बात की जा रही है। तो चालकोलिथिक पीरियड जिसे बोल रहे हैं, है ना, चालकोलिथिक टाइम जिसे हम कह रहे हैं, ट्रांजिशन टू द ब्रॉन्ज एज हड़प्पन सिविलाइजेशन बाय 3500 बीसी। अभी चालकोलिथिक पीरियड है, उसी के बाद तो ब्रॉन्ज आया था, कॉपर और प्लस 10 को करके। तो अब पहले चालकोलिथिक पीरियड है, यहाँ पे कॉपर ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन धीरे 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 हड़प्पन सिविलाइजेशन आते तक ब्रॉन्ज एज आ गई थी, यानी ब्रॉन्ज टूल्स, ब्रॉन्ज से बने हुए टूल्स का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, फिर सब कॉन्टिनेंट में कैसे फैला, तो बाय 2500 BC पेस्टोरल एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज ऑक्यूपाइड मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। पेस्टोरल एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी जो खेती बाड़ी करती है, ऐसी कम्युनिटी जो जानवरों को रेयर करती है, पालती है, तो धीरे धीरे ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट में वो फैलने लग गए। तभी तो हमारा देश कृषि प्रधान देश बना, मतलब फार्मिंग कितना ज्यादा स्प्रेड हुई, लोग इस ऑक्यूपेशन को अपनाने लग गए। ठीक है, जानवरों को रेयर करने लग गए, तो धीरे धीरे सब कॉन्टिनेंट में लगभग 2500 BC तक ये स्प्रेड हो गया था। क्लियर हो गया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कैसे कैसे ट्रांजिशन हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते, ये देखिए आपके मेहरगढ़ बोलन रिवर, ये लेआउट है, हाउस का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, मिट्टी और ईंट से बना हुआ। ठीक है, ये आपका क्या है, ये संगनाकलू नियोलिथिक साइट है, जो ग्रेनाइट हिल के ऊपर है। ठीक है, ये लगभग 2000 BC के टाइम का इसका डेटिंग है, इस टाइम का पता लगाया गया है। चलो, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, अब हमारी सिंधु सरस्वती यानी इंडस सरस्वती या हड़प्पा सिविलाइजेशन। हम सरस्वती क्यों जोड़ते हैं मैम, भाई हमने तो 6th में सिर्फ इंडस पढ़ा है पुरानी क्लासेस में, नहीं भाई,
सरस्वती रिवर का भी रोल है जो आपको न्यू एनसीईआरटी बहुत अच्छे से बताती है। आप 6th की भी न्यू एनसीईआरटी देखोगे ना तो आपका चैप्टर ही प्रॉपर बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन चैप्टर 6 उसमें प्रॉपर बताया सरस्वती का रोल। एग्रीकल्चर की बात करें, नदियों वाला इलाका है, नदियां बह रही है, लैंड फर्टाइल होगा जो एग्रीकल्चर के अच्छा होगा। तो प्लॉट फील्ड्स एट कालीबंगन शो डबल क्रॉपिंग रावेन खाल, मतलब यहाँ पे आपको डबल क्रॉपिंग मिलेगी। डबल क्रॉपिंग यानी दो टाइप की क्रॉप्स को उगा रहे हैं सीजन वाइज, है ना, विंटर में, रेनी सीजन में, है ना, कैसे कैसे अलग अलग क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो डबल क्रॉपिंग मिलेगी आपको क्योंकि मिट्टी भी अच्छी है, पानी भी अच्छा मिल रहा है। वाटर इंजीनियरिंग, वाटर का अच्छा यूज, तो यहाँ पे लोग ने चेक डैम्स बनाए हैं पानी की अवेलेबिलिटी बलूचिस्तान में मिलेगा। भैया खेती बाड़ी कर रहे हो तो पानी आपके अपने लिए खेतियों के लिए अच्छा तो चाहिए। मैसिव रॉक कट वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स, मतलब रॉक्स को काट करके बड़े बड़े रिजर्वॉयर टैंक्स जैसे बनाए गए ताकि जो है बारिश का पानी, है ना, स्टोर कर सके, है ना। ये आपको धोलावीरा में मिलेगा। बर्न ब्रिक डॉकयार्ड एट लोथल, और लोथल में आपको ब्रिक डॉकयार्ड मिलेगा। डॉकयार्ड जहाँ पे नाव वगैरह आके ऐसे रुकती ना, उस टाइप का बंदरगाह, इस टाइप का अगर हम बात करें तो ये वाली चीजें आपको मिलेगी, है ना। ठीक है, ये वाटर इंजीनियरिंग। अब बात करें ओरिजिन, तो ये कहाँ मिलेगा। इमर्ज फ्रॉम नियोलिथिक चालकोलिथिक रूट्स इन द इंडस एंड घाघर सरस्वती बेसिन, ये आपको मिलेगा। ये शुरू हुआ था नियोलिथिक चालकोलिथिक रूट्स को लेते 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 लेते, मतलब कैसे नियोलिथिक टाइम पे हमने पढ़ा ना कि हंटिंग गैदरिंग से कैसे ये लोग फूड क्रॉप्स उगाने लगे, कैसे ये लोग एनिमल्स को रियर करने लगे, तो वहां से ट्रांजिशन होते होते और उसके बाद चालकोलिथिक टाइम भी हम कह सकते हैं। तो कैसे ये इंडस और घाघरा सरस्वती फेज पर ये आया, इस बेसिन पे नदियों के पास ही सेटल हुए। प्री हरप्पन फेज एट बेरान एंड कुनाल बिगिन बिटवीन 7000 एंड 5500 बीसी। अगर हम बात करें जो प्री हरप्पन फेज की, जब हरप्पन का स्टार्टिंग फेज था, पीक से पहले का फेज, प्री वाला फेज, तो ये इसकी शुरुआत आपके बिराना और कुनाल से होती है जो लगभग 7000 या 5500 बीसी के बीच का टाइम। इवोल्यूशन, धीरे धीरे इवॉल्व हुई, एकदम से तो हुए नहीं। तो अर्ली हरप्पन फेज की बात करें तो कल्चरल कम्युनिटी क्या करती थी, पॉटरी या शेल बैंगल्स बना रही है, बीड्स बना रही है, मंदी के दाने वगैरह बैंगल्स, है ना, पेरीमीटर वॉल्स तरीके की वॉल्स, या अर्ली स्क्रिप्ट, सब चीजें यहाँ पे इवॉल्व होते हुए हमें देखने को मिलती है। मैच्योर हरप्पन फेज, है ना, जो प्रॉपर एक हरप्पन फेज आएगा, अच्छा, तो ये आपको मिलता है 2600 बीसी के टाइम से। तो यहाँ पे तो आपको बढ़िया प्लान स्ट्रक्चर सिटीज मिलेंगी, है ना, आपको बाइनरी डेसिमल वेट्स मिलेंगे, है ना, मापने मेजरमेंट के लिए। आपको प्रॉपर क्राफ्ट इकोनॉमी मिलेगी, पोर्ट्री, स्टोन बीज और शेल वर्क आपको अच्छा मिलेगा, मतलब ट्रेड वगैरह, घर वगैरह, अर्बन टाउन प्लानिंग, है ना, या यहाँ पे हम बात करें वेट सिस्टम, क्राफ्ट इकोनॉमी, सब अपने पीक पर थी, बहुत ही बढ़िया लेवल पे थी। ठीक है बच्चा। अब इसके अलावा और भी सिविलाइजेशन थे, तो जी हाँ, अगर हम बात करें ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन जो इंडिया के आउटसाइड रहा है, तो चाइनीज, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है कि लैंड बिटवीन, है ना, दो रिवर्स के बीच का लैंड, और इजिप्शियन सिविलाइजेशन जिसको बोला जाता है नाइल रिवर का एक तोहफा, गिफ्ट, क्योंकि नदियों के पास लैंड फर्टाइल होता है, सिटीज ग्रो करती है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइमलाइन। अगर आप देखोगे तो ये आपका अर्ली हड़प्पन फेज है, इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपको बताया जाए, ये आपका प्रॉपर मेच्योर आया एक अच्छे पीक लेवल का, और ये लेट, है ना, लगभग जब एंड हो गया था, डिक्लाइन होने लग गया था क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यानी लैंड इन बिटवीन, मतलब ज्योग्राफी देखें कहाँ हमें मिलेगा, अगर मैप में हम देखने जाए तो ड्रेन बाय यूफ्रेट एंड टिग्रिस रिवर, दो रिवर है, दो नदियां हैं, उनके आसपास, उनके बीच में ये बहता है, उसके बीच में जो है यहाँ पे जो आसपास ही नदियां हैं बहती हैं, जो मॉडर्न इराक, कुवैत और टर्की, ईरान वाले पार्ट्स को कवर करती है, और ये फर्टाइल रीजन माना जाता है, मतलब काफी उपजाऊ जमीन। टाइमलाइन फेजेस, अब अलग अलग जो है हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, डायनेस्टीज की बात करें या एम्पायर्स की बात करें जिन्होंने रूल करा है यहाँ पे। ठीक है, तो सुमेरियन आए जो सबसे पहले, जिन्होंने डैम्स बनवाया। अब वो डायनेस्टीज आई, उन्होंने किया क्या, डैम्स बनवा लिया, कैनल्स बनवा लिया, कैनाल्स वगैरह जो खेती बाड़ी पानी पहुंचाने के काम आते हैं। ब्रिक के स्ट्रक्चर बनवाए सिटीज में, जैसे उर की हम बात करते हैं, है ना। इन्होंने जिगुरेट्स जो है डेवलप करे, मतलब स्टेप वाला, सीढ़ी वाला मंदिर, है ना, ऐसा टावर जैसा जिसमें आप सोशल या इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हो। मंदिर तो ऐसा ऐसा बनाया ही है जिसमें आप अपना सामाजिक गतिविधियां, आपके जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप वहां पे कर सकते हो। फिर आए अकादियन फ्रॉम 2334 बीसी के टाइम पे, मतलब सुमेरियन के बाद ये लोग आए। इन्होंने क्या करा भाई, अगर इनकी यहाँ पे बात की जाए, एक मिनट इसको रब कर देते हैं पूरा, इसको रब कर देते, हो गया, हाँ जी हो गया। अब यहाँ पे अकादियन आए, तो इन्होंने वर्ल्ड की पहला डायनेस्टिक एम्पायर बनाया, किंग सागन के अंडर, मतलब जो राजा थे सागन, एक प्रॉपर डायनेस्टिक एम्पायर बना कि डायनेस्टी चलती जा रही है, वो राजा उसका बेटा, इस तरीके से
रिकॉर्डेड क्यूनिफॉर्म ट्रेड विद मेलुआ हरप्पन, दिलमून, बहरन एंड मेगन ओमान। मतलब ये आज के ओमान, हरप्पन, जो हम हरप्पन से पुराने हो गए, और जो आज का हमारा बहरन है, उनसे ये लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे। अब ये जब ट्रेड रिकॉर्ड से, मैम ये क्यूनिफॉर्म क्या है? तो क्यूनिफॉर्म हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना अभी थोड़ी देर पहले, स्क्रिप्ट पढ़ाई थी स्टार्टिंग में। मतलब ऐसी स्क्रिप्ट जो ट्रेड वगैरह में ये लोग जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें लिखते होंगे, उसी स्क्रिप्ट का यूज करते होंगे। जैसे हमारी हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी लिपि है। तो ये लोग जो लैंग्वेज जो लिख रहे हैं तो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं। जो कील जैसे शेप की स्क्रिप्ट थी हमने पढ़ी थी, तो वो यहाँ पे यूज होती थी, ये यहीं पे यूज हुई। जब ट्रेड करते थे तो उसी के जो है उसी के थ्रू उसी स्क्रिप्ट पे रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, और किन किन से ट्रेड होता था? मलुआ जो हरप्पन सिटी था, दिलमुन जो बहरन है आज का, और मगन जो ओमान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे असाइरन आए जिनका डोमिनेंस रहा लगभग 1700 बीसी तक। फिर बेबीलोनियन आए जो लगभग 1900 बीसी से आ गए थे। इसको एक्सपांड किसने किया, फैलाया किसने? तो हम्मुराबी ने लगभग 1792 बीसी के टाइम पे। और इन्होंने क्या लेकर आए, ये लेकर आए, इन्होंने कंपाइल करा कोड ऑफ हम्मुराबी, है ना। मतलब यहाँ पे सिविल और सोशल कंडक्ट मेंशन यहाँ पे किए गए। ये एक होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स, इस टाइप की चीज है। और इनकी पावर कब गई भाई? कोई भी आता है फिर चला जाता है, क्योंकि दूसरी चीज आ जाती है। तो यहाँ पे 1400 बीसी के टाइम पे जो हिटाइट अटैक हुआ, उस वहां से अटैक हुआ, उस एम्पायर ने अटैक करा। और साथ में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब इन्वायरमेंट भी डिग्रेड होने लग गया था, मौसम वगैरह में बदलाव, क्लाइमेटिक चेंजेस। तो धीरे धीरे ये खत्म हो गया है। अब यहाँ पे राइटिंग और टेक्नोलॉजी की बात करें तो राइटिंग आपको हमने बोला था कि यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट यूज की जा रही है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट क्या करते थे, जो क्ले टैबलेट्स होती थी ना, क्ले टैबलेट्स यानी मिट्टी की जो स्लेट होती है, उस पर ये जो लिखी जाती, ठीक है। इन्वेंटेड द व्हील कार्ट, व्हील वाला इन्होंने गाड़ी, कार्ट ऐसे जो है वो इन्वेंट करा था। सेल बोट का इन्वेंशन यहाँ पे देखने को मिलता है ना। प्रॉपर बेस 60 नंबर सिस्टम यहाँ पे है, 60 मिनट आवर, 360 डिग्री सर्कल, ये सारा सिस्टम भी इन्हीं के टाइम पे डेवलप हुआ था, इवॉल्व हुआ। ठीक है बच्चा, चलो ये देखिए, ये आपका अगर ऐसे देखिए यहाँ पे, तो ये आपका मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन देखने को मिलेगा। और ये आपकी यूफ्रेट रिवर, ये आपकी टिग्रिस रिवर, ये असाइरन, है ना। ये कैसे कैसे पूरे अकादियन, बेबीलोनियन, है ना, ये पूरा आपको यहाँ पे दिखेगा। क्लियर, ये उर्फ इन्होंने बनाया था। ये फर्टाइल क्रीसेंट है। फर्टाइल क्रीसेंट मतलब एक अच्छी फर्टाइल जमीन आपको देखने को मिलेगी। ये आपकी जो ब्लू ब्लू कलर में आपकी मेसोपोटामियन सिटी है, और ये आपकी रिवर तो दिख ही रही है। क्लियर, आया समझ में बच्चा? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये ब्रॉन्ज एज बिगन हुआ, सुमेरियन आए, अकेडियन आए, असाइरियन आए और बेबीलोन। ठीक है, क्लियर। और हिटाइट अटैक और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बाद ये भी खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा इजिप्शियन सिविलाइजेशन, यानी गिफ्ट ऑफ द नाइल, नाइल रिवर, है ना। अच्छा, कौन सी रिवर है नाइल, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट रिवर वर्ल्ड की? बताना मुझे चैट उसमें कमेंट में। ज्योग्राफी एंड फार्मिंग, भाई अब ये कहाँ ग्रो हुई? तो ये नाइल रिवर के पास, है ना। यहाँ पे फ्लड आता रहा, फ्लड जो एक अच्छा फ्लड जो मिट्टी को जमा करता है, सेडिमेंट्स लाता है, जमीन फर्टाइल होती है। और यहाँ पे ब्लैक सॉइल, है ना, कीमत जिसे बोला जाता था, जिस जो अच्छी फर्टाइल लैंड बनाती थी, ब्लैक सॉइल अच्छी होती थी। मैनेज्ड विया डिचेस, डैम्स एंड अ 365 डे कैलेंडर बेस्ड ऑन द स्टार सीरीज। अब यहाँ पे क्या था, ये डिचेस और डैम्स, डैम्स तो हमें पता है क्या होता है, डिचेस क्या होता है मैम, कैनल जैसा बनाते थे जिसके थ्रू खेतों में पैसे पानी जा रहा है। ठीक है, और ये साइरस के अकॉर्डिंग, जैसे स्टार साइरस आता था उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करते थे कब फ्लड आएगा, जो हमारे उसके लिए अच्छा है ना, जमीनों के लिए अच्छा है। साथ में इनका कैलेंडर प्रॉपर जो पूरा उसका सीजन वाइज कैसे क्या बनेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग ये कैलेंडर प्रिपेयर करते थे। स्क्रिप्ट डिसाइफरमेंट, यहाँ पे ये किस पे लिखी जाती थी स्क्रिप्ट? इजिप्शियन स्क्रिप्ट हमने पढ़ी थी ना जो डिसाइफर्ड है। ये भी पेपिरस स्क्रॉल, मतलब एक तरीके का प्लांट है जिससे पेपर स्क्रैप तरीके पेपर वो बनाए जाते हैं जिसपे लोग लिखते थे। ठीक है, रोसेटा एक स्टोन है जो आपको मिला था लगभग 1799 में, है ना, जिसको किसने डिसाइड किया था, किसने वो करा था 1822 में? चैम्पोलियन, कैमोलियन जहां हम बोल सकते हैं। क्रैक द स्क्रिप्ट यूजिंग पैरेलल ग्रीक टेक्स्ट। अब इन्होंने इस स्क्रिप्ट को पता कैसे लगाया? तो इन्होंने ग्रीक टेक्स्ट का मदद से इन्होंने इनके टेक्स्ट के बारे में पता लगाया, है ना, उसको रीड करके उसको समझ के इनके टेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने डिकोड करे। सोसाइटी एंड रिलीजन किसने करे भाई? कैम्पोलियन या कैम्पोलियन आप बोलो। सोसाइटी एंड रिलीजन कैसा था? तो यहाँ पे राजा रूल करते थे, फेरो रूल करते थे, और यहाँ पे प्रॉपर पिरामिड था, है ना। मस्ताबास था, सकारा, है ना, क्योंकि इन लोग का बिलीफ था का स्पिरिचुअल डबल, है ना, यानी एक ऐसा रहता था कि भाई आपके मरने के बाद आपकी आत्मा है, तो आत्मा जाएगी तो उसको एक वो चाहिए, है ना, तो ये मम्मीफिकेशन करते थे प्रॉपर, है ना, कि मरने के बाद आत्मा तो जाती है, उसके एक बॉडी है, उसको प्रिजर्व करना है, इस तरीके से। कल्चर क्या था यहाँ पे? सोशल पिरामिड था, हायरकी थी, लीस्ट से लेके हाईस्ट की, टॉप लेवल पे राजा है, नीचे के लेवल पे कौन क्या रहेगा, सारा सब कुछ।
वुमेन का स्टेटस हाई था, जैसे क्लेओपाट्रा का एग्जांपल हम देखते हैं, और यहाँ पे राजा का रूल, जैसे 30 साल हो जाते थे, 30 इयर्स हो जाते थे राजा के राज को, है ना, शासन को, तो सेलिब्रेट करते थे, फेस्टिवल मनाते थे, है ना, जो कि अच्छा साइन माना जाता था। ये देखिए प्रॉपर पिरामिड, तो यहाँ पे सर्व्स और स्लेव्स का है, उसके बाद आपके लैंड होल्डर्स आ जाएंगे जिनके पास लैंड है, आर्टिसन मर्चेंट आ जाएंगे, फिर आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, नोबल, प्रीस्ट आ जाएंगे, और सबसे ऊपर पे तो राजा रहेगा। तो ये क्या है, सोशल स्ट्रेटिफाइड, मतलब यहाँ पे प्रॉपर हायरकी बनी हुई थी, जो अभी हमने पढ़ा ना, स्ट्रेटिफाइड सोशल पिरामिड, इस तरीके से। ये देखिए, ये आपका ओल्ड किंगडम रहा, फिर मिडिल किंगडम था, फिर न्यू किंगडम बना, ये पूरा आपका टाइमलाइन है इजिप्शियन सिविलाइजेशन का। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये मेन मेन जो है आपके रीजन, ये आपके रीजन है ना, जिसमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड हुआ। ये मेम्फिस, सफारा, लोअर इजिप्ट वाला एरिया है, ये आपका तुर्रा है, हेलिपोर्स है, यहाँ पे गीजा, पिरामिड ऑफ गीजा आपका तो वंडर्स, वर्ल्ड के वंडर्स में से माना जाता है, 7 वंडर्स में से। ये आपका हर्मोपोलिस, इस तरीके से, है ना। चलो, अब आता है हमारा चाइनीज सिविलाइजेशन। भाई, ज्योग्राफी की बात करें तो ये जो नदियां हैं, यांगत्से बेसिन और हुआंगे रिवर, जिसको येलो रिवर बोला जाता है, इसके आसपास ही फ्लरिश हुआ। डायनेस्टिक अगर हिस्ट्री देखें, इनका इतिहास क्या रहा है, तो शैंग एंड जाओ, शैंग 1600 टू 1406 बीसी और शाओ 1046 टू 256 बीसी तक ये डायनेस्टीज रही। यहाँ पे ब्रोंज जो एज की हम बात करते हैं, जहां पे रूलर्स क्या थे, किंग और प्रीस्ट रूल करते थे, है ना, किंग है उसके बाद प्रीस्ट है, और माना जाता था मैंडेट ऑफ हेवन। मैम ये क्या चीज है, मतलब ऐसा बोलते थे कि जैसे राजा है, अगर राजा ने अच्छा रूल कर लिया, यानी जो हेवन के भगवान है वो लोग चाह रहे हैं, वो आपको मतलब आप उनसे ब्लेस्ड हो, वो आपको अच्छा रूल करवाना चाहते हैं। अगर राजा का अच्छा रूल नहीं है, यानी आपको कर्ज है, आपको आपको मतलब यहाँ पे इनका श्राप है ना, इनकी तरफ से आपको श्राप है हेवन से, आप अच्छा रूल नहीं कर पाओगे। मतलब अगर मैंने अच्छा रूल करा तो यानी हेवन आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना भगवान, और नहीं कर पा रहे तो यानी उनका कर्ज है आप पे, ऐसा ही लोग अपना माइंडसेट रखते थे यहाँ के लोग। क्वीन की बात करें, क्वीन और हैंड डायनेस्टी, तो ये लगभग 221 टू 206 बीसी तक थी, और हैंड डायनेस्टी 206 टू 220 बीसी तक थी। आयरन एज पीरियड आपको देखने को मिलता है, आयरन एज यहाँ पे ब्रॉन्ज था, यहाँ पे आयरन एज आया। इन्होंने यूनिफाइड करा, मतलब छोटे 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 जो है उसको जोड़ा, जगहों को जोड़ा, है ना, अलग अलग किंगडम्स वगैरह की बात करें, उसको जोड़ा और बढ़िया एम्पायर बनाया, जिसको क्या नाम दिया इन्होंने, प्रॉपर एक चाइना बना, है ना। और हैन पीरियड में ही आपका ट्रेड रूट बढ़ा, है ना, सिल्क रूट के साथ इन्होंने ट्रेड रूट को बढ़ाया, है ना, एक्सटर्नल जो है ट्रेड इनका शुरू हुआ, बाहर की जगहों से इन्होंने ट्रेड शुरू कर। हिस्टोरिकल सोर्सेस कहाँ मिलते हैं, मतलब इनके बहुत सारे रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलेंगे, भर भर के रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलेंगे, है ना। स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ पे ऑरिकल्स, ऐसे सिंबल्स जो हीटेड, है ना, गर्म एनिमल्स बोन्स पे क्या करते थे, उनको लिखते थे, गूंथते थे, कार्व करते थे, ठीक है। टॉर्टाइस शेल्स के ऊपर जो है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए इस तरीके से उस पर खोद खोद के कार्व करके लिखते थे, है ना। और स्क्रिप्ट कैसी थी, लोगोग्राफिक। लोगोग्राफिक का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक वर्ड ऐसे देखा, उस वर्ड को देख के आपने पता लगा लिया कि इसका मतलब ये है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का वर्ड है, इस वर्ड को देख के मैं बोलूंगी इसका मतलब माउंटेन, इस कैरेक्टर का मतलब है, कहना चाह रहे हैं माउंटेन। तो एक जो है कैरेक्टर से क्या कर रहे हैं, वर्ड को, किसी की मीनिंग को डिफाइन कर देते हैं, तो लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज होती है। आर्ट, क्राफ्ट और इकोनॉमी की बात करें तो ब्रोंज मेटलर्जी में मास्टर्ड थे। यहाँ पे जेड की आपको कार्विंग्स देखने को मिलती है, सिल्क का रूल आपको देखने को मिलता है, सिल्क का काफी यूज है। डेवलप्ड अ मनी इकोनॉमी विद मेटल कॉइन्स, यहाँ पे जाओ के अंदर, है ना, डायनेस्टी, उनके अंदर यहाँ पे मनी इकोनॉमी हुई, कैसे, मेटल कॉइन्स का यूज करते थे, ट्रेड वगैरह जो भी हो रहा था, कॉइन्स का यूज करें, मेटल कॉइन्स। और पेपर करेंसी भी यहाँ पे तभी आई, पेपर करेंसी, है ना, जो आज हम नोट्स वगैरह यूज करें वो यहीं पे आई थी, ठीक है। और इन्होंने इनिशिएट करा था सिविल सर्विसेज, है ना, पब्लिक एग्जाम्स के थ्रू सिविल सर्विसेज भी देते थे, जो आज हम देते हैं ना, यूपीएससी वगैरह, तो ये शुरू हो गया था यहाँ। फिर अगर हम बात करें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो ये लगभग बिल्ड हुई थी 2000 सालों पहले की बात करें, और स्टार्ट की गई थी 680 बीसी, ये भी जाओ ने स्टार्ट कराई थी। लेकिन ये बनना शुरू क्यों हुई, जिसके पीछे का रीजन ये था कि जो भी नोमेडिक ट्राइब्स रहती थी ना उस जमाने में, जैसे मंगोल ट्राइब भी तो थी, ये अटैक कर दे तो दिक्कत है भाई, परेशानी है, बर्बादी होगी, तबाही होगी, है ना, बहुत दिक्कत होगी। तो ऐसे में प्रोटेक्ट करने के ट्राइब से इन्होंने यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, ठीक है। और ये कंप्लीट होने में लगभग 2000 साल लग गए, बाप रे बाप, समझ रहे हो। तभी तो ग्रेट जो है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट वॉल है, जो आपको स्पेस से भी ऐसे दिखती है, क्लियर। तो ये देखिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, काश कभी मुझे भी देखने को मिले रियल में। ये आपकी चाइनीज डायनेस्टीज है, चैंग डायनेस्टी, जाओ डायनेस्टी, आपकी क्वीन एंड हैन डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है, पूरा चाइनीज सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। और ये आपके जो हम बोल रहे थे कार्विंग्स वगैरह कैसे क्या बना है, तो एल टू आर आप ये देखेंगे, लेफ्ट टू राइट आप देखेंगे तो जेड ड्रैगन है, लगभग 330 बीसी टू 2000 बीसी में ये बनाया हुआ है इन्होंने इस तरीके से। ये जेड ड्रैगन पेंडेंट है ना, पेंडेंट जैसे आप बोलते हो
मंगलसूत्र मम्मी पहनती तो उसका पेंडेंट वो लेती है, वो इस तरीके से। और यहाँ पे ब्रॉन्ज वाइन जो है पोरिंग वेसल है, वाइन को पोर करने का जो है एक बर्तन है, वेसल है, जो शैन डायनेस्टी के टाइम का, और ये जो है आपका जाओ डायनेस्टी का। ठीक है, सो आई होप आपको इस चैप्टर का ओपी स्टाइल में रिविजन बहुत अच्छा लगा होगा बच्चा। मैंने सीरियसली आराम से ही पढ़ाया है, माना कि हम ये सोच के चलते क्विक रिविजन, लेकिन एज कंपेयर टू द चैप्टर ये क्विक ही है, लेकिन बेस्ट है, परफेक्ट है आपके लिए रिवाइज करने के लिए। कुछ भी इसमें मैंने छोड़ा नहीं, कुछ चीजें तो ऑब्वियसली छूटेंगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इंक्लूडेड है और बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन स्लाइड है। तो इसी बात पे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी बच्चा, लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो, ये स्लाइड, ये मैम का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, अनअकैडमी के बैचेस पे बढ़िया बढ़िया ऑफर चलते रहते हैं, आप उन बैचेस को अवेल करने के लिए मेरा कोड KG09 का भी यूज कर सकते हैं, ताकि और अच्छे से आपकी पढ़ाई। इसी तरीके से हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।